पर नेता प्रतिपक्ष बोल रही हैं बेवजह रिजेक्ट किया गया। वो लोग कोर्ट गए। पॉलिसी तो आपकी बनाई हुई है, डीडीए आपने ही जो पॉलिसी बनाई। डीडीए, अरे आप बात तो रखने दीजिए। नहीं, एक मिनट। डीडीए की पॉलिसी थी, उनको रिजेक्ट किया गया। डीडीए की पॉलिसी हो जब गई। ये लोग कोर्ट गए, पॉलिसी इनकी है। 11 बजे कोर्ट का हियरिंग थी, लेकिन 6 बजे बुलडोजर चला दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात पूरी हो जाए फिर। वही सरकार है जिसने चुनाव से पहले वादा किया जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। ये वही पार्टी है जिसकी सरकार है। आपने जो लिखा वही आप पढ़े तो अच्छा है। आप जो लिखा है आपने वही, आपने जो बोला वो पढ़िए, वो पढ़ दीजिए आप। फांसी कैंप को जब तोड़ा गया, मैं खुद वहां पे गई। उन्होंने कार्ड दिखाए, उसमें मोदी जी की फोटो बनी हुई थी, मारवा जी की फोटो बनी हुई थी, उस पे जहां झुग्गी वहां मकान लिखा हुआ था। और वहां पे रहने वालों ने बोला कि हमने हमेशा केजरीवाल को वोट दिया था, इस बार गलती कर दी भारतीय जनता पार्टी के। धन्यवाद। आपने जो लिखा वो नहीं आप पढ़ रहे। फोन करते रह गए अपने विधायक को, लेकिन फोन नहीं उठाया। अध्यक्ष महोदय, चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे। जो आपने लिखा मैं पढ़ दूं। मैं एक मिनट, आपने देखिए, मैं आपको फिर मौका दे रहा हूं, सुनिए एक मिनट। आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं तो फिर आप रहने दीजिए। आप रहने दीजिए। आपने जो लिख के दिया है आप वो पढ़ दीजिए ना, वो पढ़ दीजिए आप। मैं आपको फिर मैं आप, हाँ आतिशी जी फिर से शुरू करेंगी। आप जो लिखा है वो पढ़ दीजिए। 280 में तो देखिए, हाँ वो पढ़िए आप पढ़िए 280 पढ़ दीजिए आप। आपने जो लिखा है वो पढ़ दीजिए। अध्यक्ष जी, जो सरकार आज दिल्ली में है उसने वादा किया कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, लेकिन उस वादे के विपरीत जाकर गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है। देखा गुप्ता जी, आपकी अच्छा, अब आपकी बात पूरी हो गई। धन्यवाद धन्यवाद। का नोटिस मैं सदन को स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक मिनट, आप बैठ जाइए आप। इसका राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश ना करें, लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें, तब पर बात करें। जो पॉलिसी आपने बनाई थी उस पॉलिसी के अंतर्गत अलॉटमेंट हुई है। जो उस पॉलिसी के अंतर्गत आप, ठीक है, बैठ जाइए आप। दूसरी नहीं बनाई थी। दूसरी एक ही पॉलिसी है। दिल्ली की 2 पॉलिसी नहीं है। 2 पॉलिसी नहीं है। मैं आपको 280 है। 280 में जवाब नहीं होते। 280 में जवाब नहीं होते। बैठिए आप बैठिए। मैं उनको स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। आप माननीय सदस्य मनोज कुमार शौकीन, नहीं 280 पे रिप्लाई नहीं होता। एक मिनट बैठिए ना, एक मिनट बैठिए। मैं आपको मौका दूंगा, मैं टाइम बचेगा, मैं आपको मौका दूंगा। मैं सभी माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट कर दूं कि जो स्लम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है वो दूसरी बनाता है। दिल्ली में एक ही स्लम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, उसको डीडीए भी फॉलो करता है, उसको दूसरी भी फॉलो करेगा। उसको जो भी एजेंसी उसको उसके अकॉर्डिंग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में भाग लेगी वो उसी को फॉलो करेगी। एक बात, 2 पॉलिसी नहीं है। इस पॉलिसी में जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2015 है। 2015 तक जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन सबको घर दिया जा रहा है। ये इनकी स्वयं की बनाई हुई पॉलिसी है। एक मिनट, लेकिन यहां पर गुमराह करने के लिए सदन को कोई भी वक्तव्य दिया जाना सही नहीं है। अब इस पर चर्चा कराएंगे हम देंगे, हम जवाब दिलवाएंगे सरकार से। अभी आज नहीं, इसका समय तय करेंगे हम। मनोज कुमार शौकीन जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, बैठिए।
झूठ नहीं फैलाने दूंगा मैं सदन में। कोई गुमराह करेगा सदन को, झूठ बोलेगा, ये अफवाह फैलाएगा, ये यहाँ नहीं होने दूंगा मैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब के लिए, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि जो सदन जिसके अंदर आज हम चर्चा कर रहे हैं 1912 में सदस्य को बड़ी चिंता परिवहन मंत्री की फोटो नहीं है, मगर ये भूल गए कि इन्होंने इनके नेता जो फोटो लगाए रखते थे और क्रांति की बातें करते थे, रवि नेगी यहाँ मौजूद है, उसने कहा भेज दिए लोग, इसलिए फोटो के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। मनोज चौकी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मनोज चौकी जी, मनोज चौकी जी, आप बात जारी रखिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मनोज चौकीन जी, अरे आशीष जी, सब हार गए। आदरणीय जी रवि नेगी जी जीत के, अरे बैठो, भारत माता की। बैठिए। अनिल जी बैठिए। हाँ जी, शुरू करिए। जी, मनोज शौकीन जी, अरे बैठे, रुक जाओ। मनोज जी शुरू करो। अध्यक्ष जी, अरे यार चुप हो जाओ, कभी कोई बोल पड़ा, आप तो बैठो। मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगा सदन का समय खराब ना करें। 280 में सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का क्या उनको बोलने दिया। मनोज जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं मेरे माध्यम से बात करिए। चलिए, जो भी सदस्य बात करेगा वो चेयर से संबोधित करके बात करेगा। अगर सीधी बात करेगा तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी। शांति रखिए। चलिए बताइए, बोलिए जी, आप शांत रखिए। चलिए शुरू करिए। ये दुख की बात है कि ऐसे लोग चलिए, बेशरम है, जो बदतमीज हैं, और अरे भैया आप तो चुप हो जाओ। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, या तो इनको बाहर निकालो। मैं ऐसे नहीं बोल, मैं अनिल जी आपको आज चेतावनी दे रहा हूं, आप चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। देखिए, सदन में बातचीत होती है तो अच्छा लगता है, शोरगुल में ना आपको फायदा है ना सत्तारूढ़ दल को फायदा है। चलिए शुरू करिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का ये दिन मैं समझता हूं एक ऐतिहासिक दिन है। हम लोग जब चुनकर के आए तो बड़े मुद्दे थे, एक भ्रष्टाचार का था, तो दूसरी तरफ लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, और राशन की दुकानें नई भी नहीं खुली थी और पुरानों को भी नहीं मिल रहा था, नया राशन कार्ड भी कोई नहीं बना था। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जिस तरह से कैग की रिपोर्ट आई और खुलासे होंगे, लेकिन आज इस सदन के बाद जब मैं बाहर गया, वो एरिया देख के आया जिसको फांसी घर बनाया गया, जैसा आपने अध्यक्ष जी यहां पे बताया, ठीक वही पोजीशन है वहां पे। कोई नहीं, आप अभी कल बात करेंगे। अध्यक्ष जी मैं बोलूंगा अभी अब एक मिनट, उनको एक मिनट, आप मनोज जी
मेरा आपसे अनुरोध है, अपने विषय पे बोलिए। और मैं सदन के सभी सदस्यों को आमंत्रित करता हूं, ये दोनों स्थिति स्वयं देखकर सदन में 4 बजे के बाद जब ब्रेक होगा जरूर देखें और फिर बात करेंगे बाद में। आइए। अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनता का पैसा आप और ऐसे लुटाया। नहीं, आप विषय पे बात करिए ना। आप 280 में आपका विषय है राशन की दुकानें, राशन। अच्छा चलो सुनो, मान लो अध्यक्ष जी, मान लिया। राशन की दुकानों पर बोलिए। अध्यक्ष जी, आज ऐसे नहीं बैठूंगा मैं। ये सब बदतमीजी करते हैं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ, किसी के बीच में बोलता हूँ तो एक मिनट। उनको फांसी करते थोड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि उसमें उनके पास डिफेंस में कुछ कहने को नहीं है, इसलिए वो मैं देख लूंगा, आप विषय पर आइए। हाँ बिल्कुल, फांसी घर की बात नहीं होगी है ना आज, ठीक है। कल आप बताएंगे उसके बारे में, चर्चा पूरी डिटेल लेके आएंगी आप। चलिए आप शुरू करिए, कल सारी डिटेल लेके आइएगा। चलिए। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, एक मंत्री को मैं भी घर बैठा के आया हूं। अध्यक्ष जी, खाद्य के विषय पे मैंने 280 लगाया है और दिल्ली के अंदर जो मेरा मूल प्रश्न है, राशन कार्ड बनने नहीं पिछले 10-12 साल से, और मैंने जानकारी चाहिए कि वर्ष 2015 से 2025 तक के बीच में कितनी राशन की दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए, निलंबित या समाप्त की गई, इसका पूरा जिले अनुसार मैंने विवरण मांगा है, पूरी दिल्ली का, ताकि हमें पता लग सके कि दुकानें कितनी होनी चाहिए थी, राशन कार्ड धारक कितने हैं, कितने बनाने की आवश्यकता है, आगे हमने उसके ऊपर कदम भी लेने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, उपरोक्त अवधि में समाप्त की गई दुकानों के स्थान पर क्या नई राशन की दुकानें लाइसेंस देकर के खोली गई, इसका भी जिला अनुसार विवरण चाहिए। ये माननीय सदस्य, मैं सभी को कहूं 280 में प्रश्नकाल नहीं है, ये हम अपना वक्तव्य रखेंगे पद के रूप में। चलो ठीक है, सीधा अपनी बात कहेंगे बस। जी ये भी रख देता हूँ, ये जो मैंने उसी का हिस्सा है, ये मैं पार्ट में बता रहा हूँ, आप बेशक पढ़ते जाओ मेरे साथ साथ। नहीं कोई नहीं, आप बोलिए, अपनी बात कहिए। तो अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं, क्या हमारी कोई नई पॉलिसी इस प्रकार की बनी है, और बनी है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, ताकि पिछले 10 साल से लगातार इस विषय को हम जनता के बीच में उठाते रहे हैं कि नए राशन कार्ड बनेंगे, बनाएंगे ना, नई कोई नई दुकान खुली, जो पुरानी थी बंद हो गई, और उसका उचित जो उनको अच्छा भोजन दिया जा सके, राशन दिया जा सके, क्या इसके ऊपर हम कोई आगे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो करने की आवश्यकता है, इस पे ध्यान दिया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बाकी जेल वाला इस सब देख के आएंगे एक बार। माननीय सदस्यगण, आज हमारे दर्शक दीर्घा में पूर्व विधायक श्री नितिन त्यागी जी यहाँ उपस्थित हैं, कार्रवाई देखने के लिए आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय सदस्य श्री वीर सिंह दिंगन जी, आज वीर सिंह जी का जन्मदिन भी है, वो तो हमने बधाई दे ही दी थी। इसीलिए ये महीना जो है क्रांति का है, मैं क्रांतिकारी के बारे में कहने जा रहा हूं। हाँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश की महान स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना झलकारी बाई कोली की ओर देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, वीरांगना झलकारी बाई ने झांसी की रानी की विशेष सहयोगी बनकर देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों से लोहा लिया। अध्यक्ष जी, झलकारी बाई का नाम हमारे सर, ये दिक्कत आ रही है इसमें, जरा मदद कीजिए। हालांकि देश के कई प्रांतों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान सहित कई स्थानों पर वीरांगना झलकारी बाई का जन्म दिवस 22 नवंबर को मनाया जाता है तथा अध्यक्ष जी, इन राज्यों में वीरांगना झलकारी बाई की
प्रतिमा भी कई स्थानों पर लगाई गई है, किंतु खेद है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वीरांगनाबाई झलकारी बाई कोली की कोई प्रतिमा नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने वीरांगना झलकारी बाई कोली के नाम पर 4 रुपए का टिकट भी जारी किया 2001 में, और वीरांगना झलकारी बाई कोली के नाम पर झांसी में एक संग्रहालय भी बनाया गया, तथा हाल ही में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जून 25 में वीरांगना झलकारी बाई कोली के नाम पर टीएसी बटालियन का गठन भी किया है, किंतु वीरांगना झलकारी बाई कोली का नाम अति विशिष्ट व्यक्तियों की सूची में नहीं है। अध्यक्ष जी, दलित समाज की बेटी जिसने झांसी की रानी का वेश बदलकर अंग्रेजों को कई बार धोखा दिया और इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, इस समाज की बेटी की नाम अति विशिष्ट व्यक्तियों की सूची में शामिल किया जाए। मेरा यह भी आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से अति विशिष्ट व्यक्तियों के यहां पर प्रतिमा लगाई है, दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में दलित की बेटी जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा भी दिल्ली विधानसभा में लगाई जाए। अध्यक्ष जी, मैं बहुत बड़ा इतिहास है झलकारी बाई का, लेकिन मैं आपके कानून को मान के चलता हूं कि आपने कहा जो लिखा है वही आपको पढ़ने की अनुमति है। मैं दस्तावेज भी आपके यहाँ सदन के पटल पर रखना चाहता था, लेकिन पेपरलेस विधानसभा है इसलिए कोई पेपर लेके नहीं आया। मैं कल आपके नाम से एक पत्र लिख करके, और मैं जरूर आपसे यह अनुरोध करूंगा कि क्योंकि सदन और ये प्रांगण आपके अधीनस्थ चलता है, इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना रहेगी कि जिस तरह से आपने और महानुभावों के यहाँ प्रतिमा लगाई है, उस तरह से हमारे समाज की दलित की बेटी झलकारी बाई जी ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, देश के लिए लड़ाई लड़ी, और यहाँ तक के झलकारी बाई का वेश बदलकर जब अंग्रेजों के कैंप पे गई तो वहां से पूछा, उन्होंने समझा कि झलकारी बाई की जगह उसको झांसी की रानी यहाँ पर आई है, तो पूछा कि आप क्या चाहती हो, तो झलकारी बाई ने कहा था कि मुझे फांसी दो। तो इस तरह की जो हिम्मत रखने वाली हमारी बहन बेटी थी, उसकी प्रतिमा भी, उसकी जो संघर्ष था, उसने जो संघर्ष किया देश के लिए, उसको भी ध्यान में रखा जाए और उनकी प्रतिमा लगाने की मैं सिफारिश करता हूं। और इतना ही नहीं, इस सदन के, इस दिल्ली के 2 सांसदों ने, अध्यक्ष जी 2 सांसदों ने, और यहाँ पक्ष विपक्ष के 22 सदस्यों ने इसका अनुमोदन भी किया है, समर्थन दिया अपना। इसलिए मैं समझता हूं कि ये मुद्दा एक ऐसा जरूरी है जिस पर सदन को इस पर ध्यान करना चाहिए, और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप महान स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई कोली की प्रतिमा यहां लगवाएंगे और उन्हें अति विशिष्ट व्यक्तियों की सूची में शामिल करवाने के लिए कार्रवाई करेंगे। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, मैं एक बार ये पूरा हो जाए श्री मैं आपको बुलवाऊंगा माननीय सदस्य कुलदीप सोलंकी जी, ये वो आएंगे ना। ऐसा है कि एक तो जो डॉक्यूमेंट की बात कह रहे हैं आप, इसमें डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, सभी सदस्यों को वो दिखेंगे। अगर आपको इसमें कोई सहयोग चाहिए तो हमारा नेवा का जो सहायता केंद्र है वो आपकी पूरी मदद करेगा और ट्रेनिंग भी देगा। तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रखना है सदन में तो वो हम यहाँ पर अपने इस सिस्टम से ला सकते हैं। माननीय सदस्य श्री कुलदीप सोलंकी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपना ध्यान मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी को एक बार धन्यवाद भी करता हूं कि पालम गांव में एक पशुपालन विभाग का एक हॉस्पिटल बहुत लंबे समय से था और पिछली सरकारों ने उसकी ऐसी हालत कर रखी थी कि उनकी छतों पे भी पेट जमे हुए थे। तो उसके लिए उन्होंने एक बजट दिया, अच्छा अमाउंट दिया, उसको रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। आपके माध्यम से मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। इसमें अध्यक्ष, पिछले वर्षों में
करीबन पिछले वर्ष 27,000 से ऊपर छोटे बड़े पशुओं का इलाज हुआ है, जिसमें 25,000 छोटे जैसे कुत्ता, बिल्ली, पक्षी और 1500 से 2,000 लार्जेस्ट एनिमल जैसे गाय, भैंस, उनका इलाज हुआ है। लेकिन उस हॉस्पिटल में दवाओं की बहुत कमी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ केमिस्ट की जो दुकानें हैं वहाँ एक भ्रष्टाचार का एक प्लेटफॉर्म सब बन गया है। तो मैं डिपार्टमेंट से चाहूँगा आपके माध्यम से कि वहाँ पे प्रॉपर दवाइयाँ हों, जो पक्षियों का, जानवरों का प्रॉपर ट्रीटमेंट, इलाज उसके, इसके लिए विभाग करे कि भाई बाहर से दवाइयाँ ना खरीदनी पड़े। इतना निवेदन है आपसे, अब इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रविकांत जी, ये 10 पूरे हो चुके हैं, मैं जो 5 और आए हुए हैं, समय है हमारे पास थोड़ा, इसलिए हम उसको ले रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 के तहत बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय मंत्री जी का ध्यान प्रवेश शर्मा जी का अपने विधानसभा त्रिलोकपुरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप ही के जो पाप थे, जो लंबे समय से दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिल रहे थे, हमारे यहाँ एक बड़ा सीवर लाइन की समस्या पिछले 2 महीने में बढ़ती जा रही है। वो पहले एक चांद सिनेमा के सामने एक गड्ढा हुआ, उसके बाद अभी बिल्कुल चांद सिनेमा चंदा कैसेट के बाहर शनिवार देर रात को लगभग 11 बजे के आसपास वो गड्ढे ने एक बड़ा रूप ले लिया। उसका कारण जो हमारी एनपीसी की लाइन है, सीवर की 1800 mm की लाइन, वो मेन लाइन है जो 40 वर्षों से ये बदली नहीं गई है। 12 साल आपदा सरकार ने वहां पर रही, उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन सरकारों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। जो पहले से सिस्टम चला आ रहा है वो लाइनें चलती रही। मेरा ये निवेदन है कि इसे तुरंत रिहैबिलिटेशन के माध्यम से इस मेन ट्रंक लाइन को बदला जाए, जिसमें जो हमारी ट्रंचलेस एक स्कीम है, ट्रंचलेस के माध्यम से इसको अगर हम रिहैबिलिटेशन करते हैं तो लगभग 15 से 20 साल उस सीवरेज सिस्टम को एक ऐसा बन जाएगा जिससे कि हमारी पूरी त्रिलोकपुरी विधानसभा ही नहीं, पूरे दिल्ली भर में जो ये हाल है उससे हम लोगों को निजात भी मिलेगी। उससे गड्ढा तो भरेगा ही भरेगा, जो समस्या है वो तो खत्म होंगी, लेकिन समय की भी बचत होगी, खर्चे से भी बचत होगी, और जो ट्रैफिक से निजात है, क्योंकि जब गड्ढा हो जाता है तो लगभग महीने, 1.5 महीने, 2 महीने उस काम को करने में लगता है, तो ट्रैफिक से भी जो लोगों को परेशानी होती है उससे भी निजात मिलेगी। साथ साथ जो मैंने सीईओ जल बोर्ड को भी आग्रह किया था कि जो पहले समय से जो बड़ी बड़ी मशीनें जो दी गई थी, डिक्की की मशीनें और सारी मशीनें, उनकी हालात इतनी खराब है कि वहां पर लोग जब जाते हैं तो उनसे अनाप शनाप तरीके की बातें और पैसे मांगे जाते हैं। ये पहले से सिस्टम इनका बना हुआ है, तो उस पर भी ध्यान दें कि लोगों से पैसों की डिमांड ना की जाए, और पुरानी गाड़ियां आए दिन ब्रेकडाउन होती रहती हैं। तो मेरा निवेदन है इस और भी ध्यान दिया जाए, जिससे कि सीवरेज सिस्टम दिल्ली का बहुत अच्छा, सुरक्षित और स्वस्थ दिल्ली दिखे, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और बड़ी लाइन जो हमारी पानी की है, पानी के लीकेज आज पूरी दिल्ली में जगह जगह दिखते जा रहे हैं, क्योंकि लोड की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। तो मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी से है कि आपने बजट हम सबको आवंटित तो किया ही है, लेकिन साथ साथ रिहैबिलिटेशन दिल्ली के अंदर किया जाए, जिससे कि दिल्ली की सीवरेज सिस्टम और पानी की समस्या से हम सबको निजात मिल सके। आपने मुझे अवसर दिया बोलने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संजय गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे 280 के तहत बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका ध्यान एक अत्यंत गंभीर और मानवीय विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली आरोग्य कोष के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस और डाक के इलाज करने की श्रेणी के मरीजों की सहायता देने का प्रावधान है, परंतु इस योजना की प्रक्रिया अत्यंत जटिल, समय लेवा और व्यवहार में कठिन है, विशेषकर उन मामलों में जहां आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता होती है। जब तक डाक की प्रक्रिया पूरी होती है और फाइलें पास होती हैं, तब तक मरीज का इलाज शुरू नहीं हो पाता। कई बार फाइल में पास होने में महीनों का समय लग जाता है। हार्ट अटैक,
नहीं अभी बता रहे मैम, अभी बता रहे, आप चिंता मत करिए, अभी बता रहे पास हुए हैं, लेकिन समय लग रहा है मैम, अभी बता रहे हैं, अभी सुनिए ना, अभी सुनिए मैम, अभी तो स्टार्ट किया अभी। हार्ट अटैक क्योंकि मेरी विधानसभा के कई मरीजों को इसके बेनिफिट मिला मेरे विधानसभा में विधायक बनने के बाद में, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि महीनों का समय लग जाता है। बंद अभी ये व्यवस्था हुई नहीं है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि जैसे ही पेशेंट मान लीजिए ब्रेन स्ट्रोक है या आपके हार्ट अटैक है या कोई गंभीर समस्या है, उसके डाक की फाइल वहां से क्लियर होने के इंतजार में पेशेंट का इलाज नहीं हो पाता, उसका उसी समय एमएस को अधिकार होना चाहिए कि वो उसका इलाज करे और बाद में उसकी फाइल को आगे भेजा जाए। और साथ में ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां 10% पेशेंट को इंडोर एडमिशन कराया जाता है, लिया जाता है, उनको लेने की हमेशा उनके बेड्स हमेशा भरे रहते हैं। जब